रोज दाल चावल चोखा। मुकेश अपनी पत्नी ज्योति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि ज्योति गांव की रहने वाली थी। परिवार के प्रेशर में आकर मुकेश को मजबूरी में ज्योति से शादी करनी पड़ती है। लेकिन शादी के बाद मुकेश ज्योति से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। ऐसे ही एक शाम मुकेश ऑफिस से घर आता है। उसे जोर की भूख लगी थी। सभी लोग खाने की टेबल पर खाने का वेट कर रहे थे। ज्योति सभी को खाना सर्व करती है, जिसमें दाल चावल चोखा बना था। यह देख मुकेश का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में ज्योति को बोलने ही वाला था। तभी ज्योति की सास आरती बोलती है, अरे बाहू, तूने आज दाल चावल चोखा बनाया है। सच में आज तो तूने गांव की याद दिला दी है। आज न जाने में कितने सालों बाद ये दाल चावल चोखा खा रही हूँ, वरना गांव जाती हूँ तभी मुझे नसीब होता है ये सब, क्योंकि मेरे बच्चों को ये दाल चावल चोखा इतना पसंद नहीं आता। लेकिन अब तू आ गई है तो शायद अब हमें दाल चावल चोखा मिलना नसीब होने लगा। माँ जी, बात ये है कि दाल चावल चोखा बहुत ही हल्का खाना है और ये स्वाद में भी काफी अच्छा होता है। ये तो बिहार में हर रात को बना करता है लोगों के घरों में। मैं तो कहती हूँ माँ जी, हम रूटीन बना लेंगे। हम रात में ना दाल चावल चोखा ही बनाया करेंगे। सबसे हल्का खाना होता है ये। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है चोखे के अंदर से। आज तो मैं खूब खाना खाऊंगी। अरे मुकेश बेटा, तू भी खाकर देख और बता कैसा बना है। मुकेश को ना चाहते हुए भी वो खाना खाना पड़ता है। थोड़ी देर में सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। मुकेश बेड पर लेटा हुआ अपने सर पर हाथ फेर रहा था। यह देख ज्योति बोलती है, अरे क्या हुआ जी? अगर आपके सर में दर्द है तो बता दीजिए, मैं आपके सर में मालिश कर देती हूँ तेल लगाकर। सच में गंवार हो तुम, शहर के तौर तरीके तो पता ही नहीं है तुम्हें। मेरे सर पर तेल लगाकर मालिश करोगी तुम? रहने दो, इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है। पता चला मेरे सर पर इतना तेल डाल दो जिससे पूरे सर में तेल की बाढ़ आ जाए। अरे नहीं नहीं जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बहुत हिसाब से आपको तेल लगाऊंगी। इतना तेल लगाऊंगी कि आपके सर का दर्द गायब भी हो जाएगा। आप आराम से लेट जाइए, मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। ओ मैडम, मुझे तुम्हारी ये हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपना एक अच्छा बनने का ढोंग अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम कैसी हो। अगर खुश करने का इतना ही शौक है तो मेरी माँ को करने की कोशिश करो। मेरे पीछे हाथ धोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुम पर फिदा हो जाऊंगा, तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगा? हाँ, मुकेश बुरी तरह से ज्योति को सुना देता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मुकेश ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। ज्योति भी उसका लंच बना रही थी। थोड़ी देर बाद मुकेश ऑफिस चला जाता है। जब मुकेश ने ऑफिस में लंच टाइम होता है तो वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच करने लगता है। मुकेश देखता है कि ज्योति ने उसे दाल चावल चोखा दिया है। ये देख उसका पारा हाई हो जाता है। तभी मुकेश का दोस्त वीरू बोलता है, अरे अब ये कौन से गांव का खाना ले आया तू? बाकी दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। एक काम कर, टेस्ट करवा हमें भी, हम भी खाकर देखते हैं क्या है ये। वीरू दाल चावल चोखा खाने लगता है। वीरू को दाल चावल चोखा बहुत पसंद आता है और वीरू मुकेश से बोलता है, अबे अब समझ में आया, इसे कहते हैं दाल चावल चोखा, जो कि बिहार में लोग खाते हैं। सच में स्वाद तो बहुत अच्छा है। किसने बनाया है? आखिर माँ नहीं है, तेरी बीवी ने? अबे साले, जिसने भी बनाया हो, तुझे खाने से मतलब है ना? खाना है तो खा, नहीं खाना तो मत खा। अब मैं तो खाऊंगा ही। अब तो पंजाबी है, हमारे यहाँ तो ये दाल चावल चोखा बनते ही नहीं है। अगर बनने लगे ना तो मैं तो रोज खाऊं भाई, बहुत टेस्टी लगता है। एक काम कर, तू मेरा लंच खा ले, मैं तो जा रहा हूँ भाई ये दाल चावल चोखा अकेले ही खाने। मुकेश को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। ऐसे ही शाम को मुकेश घर जाकर ज्योति को खूब सुनाता है और कहता है, माँ, आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इस लड़की से शादी करके। अरे इतना नहीं पता है कि ऑफिस में किस तरह से खाना ले जाया जाता है? अरे ऑफिस में कोई दाल चावल चोखा ले जाता है क्या? बेइज्जती करवाना चाहती है मेरी। बेटा, तू अनाज का अपमान क्यों कर रहा है? दाल चावल चोखा खाने से तेरी बेइज्जती हो जाएगी क्या? अरे उन लोगों से पूछ जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। अगर तुझे दाल चावल चोखा नहीं ले जाना तो तू इस बात को दूसरे तरीके से बोल सकता है। जिसको खाकर इंसान का पेट भरता है, उसी से तेरी बेइज्जती हो गई। अब इस घर में दोबारा दाल चावल चोखा बनना नहीं चाहिए, वरना मैं घर का सारा राशन उठाकर बाहर फेंक दूंगा और इस लड़की को भी अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए फेंक दूंगा। अरे बार बार दाल चावल चोखा, दाल चावल चोखा, हद होती है किसी चीज की। ऐसा लगता है जैसे इसके माँ बाप ने इसे दाल चावल चोखा बनाने के अलावा कुछ भी सिखाया नहीं है। मुकेश के ऐसे बुरे बर्ताव से आरती और ज्योति दोनों को बहुत बुरा लगता है।
इसलिए अब घर में दाल चावल चोखा बनना बंद हो जाता है। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से मुकेश की नौकरी चली जाती है। नौकरी यहाँ वहाँ ढूंढने में वो काफी समय लगा देता है, तब भी उसकी नौकरी नहीं लग पाती और नौकरी न जाने के कारण घर में थोड़ी सी आर्थिक तंगी भी आ जाती है, क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ मुकेश ही था। घर में राशन खत्म हो चुका था। यह सब देखकर ज्योति अपनी सास के पास जाती है। मुकेश भी वहाँ था। तभी ज्योति अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं जानती हूँ कि अभी घर में थोड़ी परेशानी चल रही है, लेकिन क्या करूँ, मुझे बोलना पड़ रहा है। दरअसल घर में राशन खत्म हो चुका है। बहू, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि दोबारा राशन मंगवाऊं। अब जब तक राशन नहीं आ जाता तब तक तुझे ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो गुजारा कर लूंगी। मैं तो सादा दाल चावल खाकर भी रात गुजार सकती हूँ, लेकिन इनसे पूछ लीजिए, इनको क्या बना कर दूं मैं खाने में। घर में वैसे है क्या बेटा? माँ जी, थोड़े से चावल पड़े हैं, दाल पड़ा है और थोड़े बहुत आलू हैं। ज्योति, काम करो, दाल चावल चोखा बना लो। शायद ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। उस दिन मैंने अनाज का अपमान किया था और आज देखो नसीब मुझे इस मोड़ पर ले आया कि जहाँ मुझे खुद बोलना पड़ रहा है कि दाल चावल चोखा बना लो। अनाज कभी भी बुरा नहीं होता, बुरी होती है तो इंसान की आदत और उसकी जुबान, जो कि अच्छी चीजों को स्वीकार करना नहीं चाहती। तुम एक काम करो, दाल चावल चोखा बना लो जैसे तुमने पहली बार बनाया था, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी अनाज का अपमान नहीं करूंगा। जो बनेगा घर में, जैसा बनेगा मैं खा लूंगा। ज्योति जाकर दाल चावल चोखा बना देती है। पूरा परिवार खुशी खुशी बैठकर एक साथ दाल चावल चोखा खाने लगता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन तक लगातार घर में दाल चावल चोखा ही बन रहा था। मजबूरी में मुकेश को दाल चावल चोखा खाना ही पड़ रहा था। एक वक्त ऐसा था जब मुकेश इसी दाल चावल चोखा का अपमान किया करता था। मुकेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे समझ जाता है कि हमें कभी भी अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए। बेबो, टीना तीनों बहुत ऐशो आराम से अपने ससुराल में रह रही थी। शादी को 1 महीना हो गया था और उनके ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं होता, और एक समय ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ होता है और एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता। ठीक उसी तरह से लीजा, बेबो और टीना तीनों के ससुराल में बहुत भारी मुसीबत आ जाती है। तीनों के पति बिजनेसमैन थे और उन तीनों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिससे उनका बिजनेस एकदम ठप हो जाता है। वो तीनों नीरज, सूरज, तरुण उदास होकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ, बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें हमारा घर भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हमारे पास पैसे हैं ही नहीं कि हम अपने बिजनेस में पैसा लगा पाए। इसलिए न चाहते हुए भी हमें ये घर बेचना पड़ेगा। बेटा, उसके बाद तो हमारे घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर हमें घर बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तुझे तो पता ही है, इतनी महंगाई में दोबारा घर लेना, ऊपर से बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान, कैसे झेल पाएंगे हम लोग? अब जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस घर को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो हमें बिजनेस में जो घाटा हुआ है वहाँ लगाना पड़ेगा। दूसरा, हम किराए पर ही दूसरा घर ले लेंगे। वहाँ से हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। माँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। हम तो यहाँ से भी गए और अपने रिश्तों से भी गए। तुझे तो पता है ना कि तुम तीनों ने विदेश में जाकर विदेशी बहू उठाकर ले आए हो, और तुम्हें क्या लगता है कि वे अंग्रेजन बहू हमारी इस बुरी स्थिति में साथ देगी? अरे, उन्होंने कभी गरीबी देखी भी नहीं होगी। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वे तुम तीनों को छोड़कर भी चली जाएगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। हमें विश्वास है वो भले ही विदेश में रहते हैं, लेकिन उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। देख लेते हैं कि कौन अपना है कौन पराया। घर बेचना है तो बेच दो। तभी वहाँ लीजा आती है और कहती है, माँ जी, आपको यही लग रहा होगा कि हम तीनों विदेश में रहते हैं, तो शायद ऐसी बुरी सिचुएशन पे हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक ही परिवार का हिस्सा है। शादी करने का मतलब होता है एक ऐसा रिश्ता जिसमें कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए और कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उस रिश्ते को निभाना है और इस रिश्ते को साथ लेकर चलना है। बेटा, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, और आजकल के तुम बच्चे ना फिल्मी डायलॉग बहुत अच्छे से मार लेते हो। इसलिए जब चीजें बीतने लगेंगी उसके बाद तुम्हें पता चलेगा।
अब ये बातें करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहती हूँ नीरज किसी डीलर से बात करके इस घर को बेच दे। जिसे हमारे साथ रहकर इस रिश्ते को निभाना है वे निभाएगा, और जिसे जाना है वो विदेश जा सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नीरज अपने भाइयों के साथ मिलकर अपना घर बेच देता है और वो पूरा परिवार एक किराए के मकान पर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही एक दिन तीनों बहुएं आपस में बातचीत करती हैं और कहती हैं, देखो माँ जी को ऐसा लगता है कि हम उनकी कंट्री के नहीं हैं, इसलिए हम घर को नहीं संभाल सकते। हम उन्हें इस बुरी सिचुएशन में छोड़कर चले जाएंगे। ये माँ जी की गलतफहमी है, क्योंकि माँ जी ने हमें उस टाइम पर सपोर्ट किया था जब कोई भी अपने घर में आउट ऑफ कंट्री की बहू को एक्सेप्ट नहीं करता था। उस टाइम पर माँ जी ने हमें अपने घर की बहू माना था। तो आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम अच्छे से अपने पूरे परिवार को संभालेंगे। तीनों बहू मिलकर खाना बनाने के लिए जाती हैं। वो देखती हैं कि गैस खत्म हो गई है, तभी वो तीनों अपनी सास के पास आती है और उसे इस बारे में बताती हैं। जिसके बाद सास अपनी बहू से कहती है, गैस खत्म हो गई है, तो अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें कि खाना कैसे बनेगा। तुम्हें तो पता है ना कि अब घर में पैसे भी नहीं है कि दोबारा गैस मंगवा लूं। मैं तुम्हें सच में कहती हूँ कि हम सब रात को खाना खाए तो चूल्हे पर ही खाना बनाना शुरू कर दे। लेकिन माँ जी, हमें चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता और आज तक हमने चूल्हे पर खाना बनाया ही नहीं, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। एक काम करो, सब लोग एक गिलास पानी पीकर सो जाओ। जब गैस आएगा तब खाना बनेगा और तभी हम खाना खा पाएंगे। तीनों आपस में मिलकर अपनी रसोई संभाल लेते हैं। यूट्यूब के जरिए तीनों चूल्हे पर खाना बनाना सीखते हैं और रात का खाना चूल्हे पर बनाकर तैयार कर लेते हैं और फिर सभी को खाना परोस दिया जाता है। खाना देखकर सास बहुत खुश होती है और कहती है, क्या बात है, तुम तीनों ने चूल्हे पर खाना बना लिया। तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया। खैर, ये तो अभी पहली सीढ़ी है, अभी तो जीवन में और भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं। देखते हैं कि तुम तीनों उसे कैसे हैंडल करती हो। माँ जी, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे। आखिर हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है और हम ऐसे बुरे हालात में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। माँ जी प्लीज, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ना मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं मेकअप एकेडमी में मेकअप टीचर का जॉब कर लूँ। मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर आया है, शायद इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें जॉब करना है तो जॉब करो, लेकिन घर और बाहर दोनों काम तुम्हें ही संभालना होगा। बाची, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेबो अपने मेकअप एकेडमी में बच्चों को मेकअप सिखाने का काम करती है। ऐसे ही एक दिन बेबो जॉब से घर वापस आती है और वो देखती है कि लीजा की तबीयत खराब है और टीना अकेले घर का सारा काम कर रही है। ये सब देखकर बेबो सबसे पहले टीना की मदद करती है और सभी को खाना बनाकर खिलाती है। जिसके बाद सास बेबो से कहती है, सच बताओ तो तुम तीनों बहुत अच्छी हो। ऐसी बुरी स्थिति में भी तुम तीनों बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हो। इतना तो हमारे कल्चर में रहने वाली हिंदुस्तानी बहू भी नहीं कर पाती जितना कि तुम कर रही हो। ये तो आपका भजप्पन है माँ जी कि आप हमारी अच्छाइयों को देख रही हो। और दूसरी बात, आप हमारी माँ हैं। हमारी माँ को कोई तकलीफ होगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम तीनों ने मुझे अपनी माँ माना है, तो तुम तीनों मेरी बेटी हो। और ये सब कुछ जो भी था, मैं सिर्फ एक परीक्षा थी तुम तीनों की। मैं देखना चाहती थी कि तुम तीनों मेरी परीक्षा में खरी उतरती हो या नहीं। दरअसल हमारा बिजनेस में कोई घाटा नहीं हुआ है, वे सिर्फ तुम्हें परखने का एक जरिया था और तुम उसमें सफल हुई हो। इसलिए कल हम फिर से अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं अपनी तीनों बहुओं से बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम तीनों ने बहुत अच्छे से परफेक्ट अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। दरअसल सास अपनी तीनों बहनों का टेस्ट ले रही थी। वो देखना चाह रही थी किसकी बहू ऐसी बुरी सिचुएशन में उनका साथ देती है या नहीं। आखिरकार तीनों बहुएं अपनी सास का दिल जीत लेती हैं। अब वो पूरा परिवार अपने घर में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद वो सभी हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।